नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच जारी घमासान की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अब सियासत के बिगुल का शोर भी बढ़ता जा रहा है। यूपी में 9 विधानसभा, ये भी आपको बताते चले कि 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पोस्टर वॉर जारी है और अब नई तारीख, नया पोस्टर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी के साथ साथ नए नारों के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर करने की कोशिश भी तेज होती जा रही है। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद ही अब समाजवादी पार्टी ने भी नया नारा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा अब होर्डिंग में लिखा गया है कि 2027 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। अब बीजेपी के नए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे वाले पे सपा ने एक नया पोस्टर की एंट्री दे दी है और उसके जरिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा है, मताधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अब इस नई पोस्टर की वजह से एक बार फिर से यूपी की सियासत की गलियारों में पोस्टर वॉर की चर्चाएं अब तेज हो गई है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। चुनावी घमासान के बीच अब पोस्टर वॉर पर बयानबाजियां भी जारी है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच उपचुनाव को लेकर अब सभी दल के नेता किस प्रकार एक दूसरे पर भारी है, आप सबसे पहले वो सुन लीजिए। जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है, इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने बहुसंख्यक लोगों के बीच में जनजागरण का काम किया है और जो लोग बांटने की ही राजनीति करते आए हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी के लोग, आज वो बहुत समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता। समाज में जो लोग हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करते चले। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो इसलिए वो स्वयं तनाव में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश की बागडोर संभाले और अब तक देश ने प्रगति के इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 2014 से पहले भारत को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, जो पहचान मिलना चाहिए, तो नहीं मिल पाता था। लेकिन आज वह स्थान, सम्मान, पहचान भारत ने अर्जित किया है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए दिन रात सभी सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही हैं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं।
लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। इसके साथ ही बसपा चीफ मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर प्रतिक्रिया जताई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारे को प्रसारित करने लगे हैं। अब वास्तव में यह होना चाहिए कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। क्या कुछ मायावती ने और कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधान की नींद उड़ी हुई है, जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफ़ी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी भी मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों व इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई। अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। यूपी उपचुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए अब लगातार चुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। पीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात योगी आदित्यनाथ करने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी उपचुनाव को लेकर अब लगातार ये सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां पर एक तरफ पोस्टर वोट चल रहे हैं, तो उसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और अमित शाह से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पीएम आवास पर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर लगातार ये दावा बीजेपी का देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। पूरी 9 सीट पर जीत का दावा बीजेपी कर रही है और इसी बीच पोस्टर वॉर अब काफी यहां पर सरगर्मी बटोरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की। यह भी आपको बताते चले कि दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और बातचीत का सिलसिला पीएम आवास पर देखने को मिला। अहम मुद्दों पर नेताओं के बीच में यह बातचीत हुई है, लेकिन ऐसे में देखिए अब यह सुगबुगाहट और तेज होती जा रही है, क्योंकि यूपी उपचुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। जहां एक तरफ पोस्टर वोट छिड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब ये मिलन मिलाप का शोर जो है वो काफी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई मायने अब निकाले जाएंगे। और ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि यह मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वही राकेश प्रजापति नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविरल मलिक प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत अविरल मलिक आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, अब पिच आपने तैयार की और पोस्टर वॉर जो है उपचुनाव में काफी तेज हो गया है। पिच आपकी तैयार हो गई है, लेकिन क्या अब ये लगता है कि अब इस पिच पर हर कोई खेलता हुआ नजर आ रहा है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा कहा गया है और ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य पर आधारित है। जिस प्रकार से बात कर ली जाए उदाहरण के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ? हिंदू बटे तो हिंदू कटे। और जिस प्रकार से जिहादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को काट काट कर मार मार कर भगाने का कार्य किया गया, वो सारी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कि जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां तक बात है कश्मीरी पंडित भाइयों की, कश्मीरी पंडित बहनों की, उस विषय पर समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं बोलते हैं। ये कभी खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जिहादियों के खिलाफ कभी इंडी गठबंधन के लोग नहीं बोलते हैं। अगर ये नहीं बोलते हैं तो इसके पीछे क्या राज है, इसे भी कम से कम इन लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए। और जहां तक बात है आतंकियों की, खालिस्तानियों की, मैं तो जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय नेता हैं, बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आखिरी बार कौन से भाषण में, कौन से स्थान पर, मुझे बता दें समाजवादी पार्टी के लोग, कौन सी जगह आखिरी बार उन्होंने खालिस्तानियों के विरुद्ध बयान दिया था? कौन सी जगह आखिरी बार वो बोले थे इस विषय पर? जिहादियों के विरुद्ध वो बोले थे। ये जिहादियों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, खालिस्तानियों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, ये गली मोहल्ले के विषय पर भी टिप्पणी कर देंगे, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों पर ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये नहीं बोलना चाहते हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये जिहादियों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जब से योगी जी मुख्यमंत्री है, ना कोई उत्तर प्रदेश में माफिया है, ना कोई माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के साथ साथ ना कोई इस प्रकार का अपराधी उत्तर प्रदेश में पनपा है जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर सके। कोई अपराधी इस प्रकार का नहीं है, कोई खनन माफिया नहीं है और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं हो रही है। इसी से अखिलेश यादव जी को पीड़ा है और अगर अखिलेश यादव जी की पीड़ा है तो जनता देख रही है। और ये बात करते हैं बेरोजगारी की, रोजगार की। बेरोजगार कौन है वो सबको मालूम है। अखिलेश जी राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं, इनकी राजनीतिक रोटियां सिक नहीं रही हैं। मलिक जी, अब बेरोजगार कौन है ये तो हम बता ही देंगे, आंकड़ा भी हमारी टीम ने हमारे पास रखा है, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए, आप लगातार देखिए सबका साथ सबका विकास आपका मंत्र रहा है, ये आपके नारे के साथ आप लोकसभा चुनाव में भी लगे और यही नारा अब उपचुनाव में भी गूंजना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक नया ही नारा हो गया है अब ये। लेकिन नारा, गिरिराज सिंह तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये नारा नहीं मंत्र है। जी नहीं, निश्चित रूप से मंत्र है। और जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य समाजवादी पार्टी के दौरान किया गया, इनकी सरकार के दौरान किया गया, वो सबको मालूम है किस प्रकार से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को, माफियाओं को समाजवादी पार्टी के संरक्षण में बढ़ावा मिला, बल मिलता रहा। उस विषय पर समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, राकेश प्रजापति जी, इन्हें उत्तर देना चाहिए और उसके साथ साथ इन लोगों को उत्तर देना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो संविधान को समाप्त करने का कार्य किसने किया? 1975 से 1977 के मध्य में इस देश पर आपातकाल किसने लागू किया? आपातकाल लागू करने के साथ साथ प्रेस को अपनी मुट्ठी में लेने का कार्य किया गया, प्रेस की बिजली काटने का कार्य किया गया, जुडिशियरी को अपने कब्जे में लेने का कार्य किया गया, तमाम विपक्षी नेताओं को, सभी मुख्य नेताओं को जेल में ठूंसने का जबरन कार्य किया गया। उसके बाद ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बयान को हम दे रहे हैं, इस मंत्र को हम दे रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? हम एकजुट होने की बात कर रहे हैं, सभी राष्ट्रवादियों से अपील कर रहे हैं
भारत माँ के सभी सच्चे सपूतों से अपील कर रहे हैं, सभी हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। हम जातिवाद के विरुद्ध हैं, जातिवाद को समाप्त करने की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल मलिक जी, तो देखिए जातिवाद के विरुद्ध आपका एजेंडा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। और ये अब मंत्र का स्पष्ट मतलब क्या होता है ये आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले सौरभ तिवारी हमारे साथ, हमारा सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब देखिए उपचुनाव में पोस्टर वॉर तो काफी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, एक बार अपडेट भी आप बता दीजिए। जी देखिए, उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, और खासतौर से लोकसभा के चुनाव के बाद ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। और इन चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं इन 9 सीटों पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पोस्टर वार चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। और एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव है, एक तरफ झारखंड में चुनाव है, और एक उत्तर प्रदेश में 9 सीटों चुनाव हो रहे हैं, और दूसरा संगठन में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। और देखिए जाहिर सी बात है कि अब गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो दिवाली के बाद ये मुलाकात का सियासी मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सौरभ, अब ये उपचुनाव से पहले ये मुलाकात काफी अहम तो लाजमी है मानना, चूंकि उपचुनाव बेहद नजदीक है और लगातार बीजेपी ये दावे कर रही है कि 9 की 9 सीटें जो है जीतेंगे। लेकिन जब मूल मंत्र की बात करें तो अब क्या लगता है कौन से वो मूल मंत्र है जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिले होंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से योगी जी लगातार मिल रहे हैं, और उससे पहले भी लगातार उन्होंने मुलाकात की है। और भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है, और देखिए कि इस बार 9 की 9 सीटों पर जितना, लेकिन इतनी आसान नहीं है। करहल वो सीट है जो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। और आपने देखा होगा कि कई मैंने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है कि करहल की सीट आप कैसे जीतेंगे, कई ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, वहां कैसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जब हमने रामपुर में और आजमगढ़ उपचुनाव जीत सकते हैं तो करहल में भी हम जीत सकते हैं। हमारा संगठन मजबूत है, हम लगातार जब काम करते हैं। तो बिल्कुल सौरभ, तो देखिए अब ये तो देखने वाली बात होगी, जमीनी हकीकत ये बताएगी। अब जीत का दावा लगातार तमाम पार्टियां करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी वो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए आपका एक बार फिर से रुख करेंगे अविरल मलिक जी, आप अपनी बात तो कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मूल मंत्र का आप एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ये मंत्र जपने की अब जरूरत क्या आन पड़ी आपको? नहीं देखिए, जहां तक बात है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस मंत्र की जहां तक बात है हम शुरू से ही इस पक्ष में हैं कि सभी लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, एकजुटता के साथ रहना चाहिए। और जहां भी हिंदू बटा है वहीं हिंदू कटा है। अगर बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर दंगे के विषय में ये लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट क्या कहती है आजम खां के विषय में, उस विषय का भी समाजवादी पार्टी के नेता को उत्तर दे देना चाहिए। वो रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है, उस रिपोर्ट को मैं दिखा भी सकता हूं कि किस प्रकार से आजम खां ने मंत्री होते हुए प्रेशर डालने का कार्य किया पुलिस के ऊपर, और पुलिस को कहा था कि जो हो रहा है चलने दिया जाए। तो ये जहां हिंदू बढ़ता है वहीं हिंदू कटता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। हम सब लोगों से अपील करते हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए। आखिर क्या समस्या है? क्या हिंदुओं को ये बांटना चाहते हैं? मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा भी इनसे प्रश्न है, क्या ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? क्या ये जातियों में विभाजित करना चाहते हैं? और आखिर चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं मलिक जी। राकेश प्रजापति हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप मलिक जी का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी ये दे दीजिए। पिच तो बीजेपी ने तैयार कर ली थी, लेकिन आप उस पिच में क्यों बैटिंग करने लगे? लगातार आपके भी अब यहाँ पर सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आपके भी ये बैनर पोस्टर लग रहा है जैसे आपने भी ये लिखा है, मठाधीश बटेंगे तो कटेंगे, पीटीए जोड़ेगी तो जीतेगी। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा नया नहीं दिया है, पीडीए का नारा। पीडीए का मतलब पहले ही उन्होंने जो 2024 का चुनाव था, 2024 का लोकसभा का, से पहले ही पीडीए का नारा था। और पीडीए का नारा ये कह रहा था पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदिवादी, अल्पसंख्यक में सारे
सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, मुस्लिम, कबीरपंथी, अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट सभी लोगों को जोड़ने का काम पहले ही सही कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही सब लोगों को जोड़ने का काम किया। अब जो अफजल जी ने बहुत सारे प्रश्न किए और आप भी लगातार उनसे प्रश्न कर रही हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि आखिर इन्हें नए मंत्र की आवश्यकता क्या पड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये मंत्र आप क्यों जपना छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 सालों में और केंद्र में 11 सालों में ये पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। ये बैठ करके यहाँ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारे माफिया भाग गए, बलात्कारी भाग गए। इन्हें मैं याद दिला देना चाहता हूं, बनारस की जो बेटी थी, आज उस घटना को 1 साल हो गया पूरा। आज ही का वो दिन था। वो कौन है? वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग हैं। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके घर पर। और देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूं, इन्होंने एक क्वेश्चन और किया था, खालिस्तान और पाकिस्तान और इसकी बात कर रहे थे। ये खालिस्तान और पाकिस्तान पर चले जाते हैं। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इनके किसी भी नेता ने शिक्षा पर लास्ट बात कब कही है? रोजगार पर कब बात की है? स्वास्थ्य पर कब बात की है? रोजगार से कब बात की है? पेट रोटी, पेट जो एक सेकंड प्रजापति जी, आप सवाल तो पूछ लीजिएगा, लेकिन आपके कार्यकाल में भी क्या ये सब बातें हुई थी? नहीं, क्या हमारे शासनकाल में लैपटॉप बटे थे? हमारे शासनकाल में इकाना स्टेडियम जिसमें आप भूल रहे हैं, आप इतिहास भूल रहे हैं। एक बार आप इतिहास देखिए, आपके कार्यकाल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अभी मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे, बहराइच में अब विधायक के खिलाफ क्या कर रहे हैं? इनका उसके लिए मैं हूं ना, काउंटर क्वेश्चन मैं करूंगी। पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप दूसरों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिए ना पहले। क्या किया? बहुत सारे प्रश्न है। ये इन्होंने क्या किया है? इन्हें आखिर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साफ कहते थे, भारत के संविधान से चलता है, ठीक है। उन्होंने कहा था पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और उन्होंने कहा था कि जब पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तो संगठित रहेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इनका कोई भी नेता शिक्षा पर बात नहीं करता, ये केवल बांटने का काम करते हैं। एक प्रश्न और ये कर रहे थे, उस प्रश्न का भी उत्तर देना चाहता हूँ। आज जनता जान चुकी है, आज जनता को पता चल चुका है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन पर। बिल्कुल प्रजापति जी, जनता क्या जान चुकी है वो तो परिणाम बता देगा, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन आप अपने जो मैंने सवाल किया उसके आंसर से आप भी भटक रहे हैं, मतलब आपके पास भी कोई आंसर नहीं है। चलिए आपका रुख करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका रुख करते हुए देखिए, अब लगातार ये पोस्टर वॉर उपचुनाव के जंग में लगातार तेज हो रहा है, इसका प्रभाव कितना पड़ सकता है, ये आपको क्या लगता है? क्या आग में घी डालने वाला काम अब समाजवादी पार्टी या फिर बसपा करती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, इस उपचुनाव में जो 2024 का चुनाव था उसके अब हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस इस चुनाव में सीन से बाहर है, वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। और मायावती जी जो 2024 के चुनाव में नहीं आई थी खुल करके, वो अब खुल करके, वो नॉर्मली उपचुनाव नहीं लड़ती है बसपा, लेकिन वो अब उपचुनाव में आ गई है। अब जो बेनिफिट इलेक्टोरली समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में मिला था, वो मुस्लिम वोट का था, वो उनका बरकरार है। मायावती भले ही अपने कैंडिडेट खड़ी कर ले, मायावती को बहुत कम मिलेगा, चांसेस नहीं के बराबर है। लेकिन जो दलित वोट शिफ्ट हुआ था समाजवादी पार्टी में, अब मायावती के आने से उस वोट पर अब सेंधमारी हो जाएगी। सेंधमारी तो इन्होंने की, मतलब वो ये समझती हैं कि मेरा वोट बैंक मुझे वापस मिलेगा। तो अगर इस चुनाव में वो वोट बैंक उनको वापस मिलता है तो निश्चित रूप से जो समीकरण है वो बदल जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि एक बॉटम आउट होता है। एक पार्टी का जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बॉटम आउट हो गया। बॉटम आउट का मतलब अब इससे नीचे गिरने की स्थिति नहीं है। फिर उसके बाद आपने हरियाणा का चुनाव देखा, इसका समर्थन में हम ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव में जब सब लोगों को ये लग रहा था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो उनका आरएसएस और उनकी जो संबंधित
गठबंधन है, आरएसएस के वीएचपी है, बजरंग दल है, एबीवीपी है, उनके लोगों ने उतना बढ़ चढ़कर उस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, थोड़ी शिथिलता रखी। अब क्या कारण थे वो सबको मालूम है। तो वो एक दूरी, वो बात एक अब खत्म हो गई है, वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और वो लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो जो वोटिंग कम हुई थी वो वोटिंग भी अब कम नहीं होगी। और दूसरी बात ये, जिस तरह के केसेस दलित को लेके, खासतौर से अयोध्या को लेकर के हुआ, वो स्थिति भी बन गई। तीसरी बात यह है कि 2024 के चुनाव में जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो था और उस मैनिफेस्टो में जो मुस्लिम्स को लेकर के उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, तो उस प्रोमिसेस को उस समय तो लोग थोड़ा उतनी उसको नहीं, उसकी गंभीरता को समझ पाए। लेकिन अब वो जो ये पोस्टर वार जिसको आप कह रहे हैं या जो मन कह रहे हैं, तो उसमें वो स्थिति लोगों के सामने खुल के आ रही है। और उसके बाद अभी आपने देखा है कि भाई त्योहार हुए हैं, तो त्योहारों में लोगों ने देखा है, रोज आप लोग खबरें चला रहे हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो उससे जो एक माहौल है वो माहौल वहां से हट रहा है। तीसरा, हम एज पॉलिटिकल, आपको मालूम है आपके चैनल पे सिर्फ मैं ही एक था जिसने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस की हवा है हरियाणा में। मैंने हमेशा कहा कि वहां भाजपा को मार्जिनल लीड है, ये मेरा शुरू से वहां पे स्टैंड रहा था। बिल्कुल। तो यहाँ क्या है कि जब कोई पार्टी 27 में सत्ताधीश के पोस्टर लगाने लगे तो आप समझ जाइएगा कि भाई मामला इतना आसान ये उपचुनाव में नहीं है। क्योंकि आप एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि हम 27 में भी जीतेंगे, तो अभी भी आप हमें जिताइए। फिर जब आप अधिकारियों का हिसाब मांगने लगे, उनकी लिस्ट बनवाने लगे, ये 22 में भी इन्होंने किया था, तो वो भी एक बात का इंडिकेशन देता है कि ग्राउंड पे स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। और उपचुनाव में जो सत्ता में सरकार होती है उसको एक प्लस पॉइंट थोड़ा बहुत मिलता है। तो इस सब को देखते हुए इस समय जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो नहीं है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थी। वैसे भी उस समय 3 सीटों पे वो आगे थी और 5 सीट पे सपा आगे थी, मतलब लोग सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, विधानसभा, और 1 में कांग्रेस आगे थी। लेकिन अगर हम पिछली विधानसभा 22 के चुनाव देखें तो उसमें जो ये 9 चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 में सपा आगे थी, 1 में आरएलडी आगे थी और बाकी में बीजेपी और 1 में निषाद पार्टी थी। तो कुल मिलाकर के जो रेशो बन रहा है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 9 सीटें कोई सी भी पार्टी नहीं जीतेगी, लेकिन ज्यादा सीटें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने के चांसेस हो गए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए अब लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का नारा तो सेट होता जा रहा है और वो नारा जमीनी हकीकत पर क्या बयां होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लगातार हमारे साथ हमारे तमाम पैनल जुड़ा हुआ है और अमित तिवारी जी आपका रुख करते हुए, देखिए अब ये पिच बीजेपी ने तैयार की, समाजवादी पार्टी ने भी लगातार अब इसमें भी जो है बहती गंगा में हाथ धो लिया, बसपा ने भी अब उसमें हाथ डाल दिया, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व तो अब यहाँ पर उपचुनाव में देखने को मिल ही नहीं रहा। इसकी प्रतिक्रिया आपसे जरूर लूंगे। अब यूपी में उपचुनाव होना है, 9 सीटों पर लगातार दाव अब हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है, वो बसपा हो या फिर बीजेपी हो या फिर ये कहे कि अब बसपा और बीजेपी का आमना सामना तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसी बीच पोस्टर वॉर भी यहाँ पर छिड़ गया। लगातार हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। अमित तिवारी जी आपका रुख करते हुए आपका सवाल, आप मेरे सवाल का ये आंसर दे दीजिए। बीजेपी ने अपनी पिच तैयार कर ली, समाजवादी पार्टी ने अब उसमें बैटिंग करना शुरू कर दी है और बसपा ने भी ये बैटिंग की है। अब क्या लगता है आपको, कौन नुकसान कौन फायदा देख पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। हम इस बात को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिच तैयार की वो असल पिच आज इनके उत्तर प्रदेश में जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 7 वर्षों से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बेरोजगारों की पिच तैयार की है, एक अपराध की पिच तैयार की है, एक जातीय और धार्मिक उन्माद की पिच तैयार की है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं और देख करके ये लगता है कि पूरे वर्ष हो जा रहे हैं, यूपीपीएससी जैसी संस्थाओं के कैलेंडर्स डिले होते जा रहे हैं और 83 पेपर्स इस प्रदेश के युवाओं के जो भेंट चढ़ गए हैं नकल माफियाओं के, उस पर सरकार सिर्फ मुंह से ठाए और मुंह से बयानबाजी करने वाली ये जो सरकार है, ये इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। तो चुनाव में कोई युवा भी देख रहा है, आप देखेंगी 150 प्रश्न पत्र, 150 क्वेश्चन इस उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में हुए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो छोटी सी बात बताएंगे, इनके ऐसे आयोग हैं जिनमें 25 प्रश्न गलत हैं,
29 प्रश्नों के उत्तर 1 से अधिक हैं। कुल मिलाकर के 54 प्रश्न ऐसे हैं 150 में जो गलत बनाए गए। ये प्रदेश की सरकार युवाओं के प्रति कितनी संजीदा है, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 10 बाई 10 के कमरों में रहकर एक गली कूचे गुरबे जो समाज का निम्नतम छात्र है, जो पढ़ करके जिसके लिए नौकरी क्या हो सकती है वो सिर्फ वही जानता है और दूसरा कोई नहीं जानता है। सोचिए 150 के प्रश्न पत्र में 54 प्रश्न इनका आयोग गलत बनाता है और इस पर भी सरकार किसी भी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं करती है और छदम राष्ट्रवाद के नाम पर जो एक ढिंढोरा दे दिया है, झुंझुना दे दिया है। अगर आपको इतनी कमी लग रही है, मेरी बात सुनिए तिवारी जी, अगर आपको इतनी कमी लग रही है और इतना ही सब कुछ आपको लग रहा है बीजेपी ने सब कुछ किया है, तो आप चुनावी मैदान में कहां थे? क्यों आप सामने नहीं आ पाए? मनीषा जी हमको कमी लगे ना लगे, मैं तो राजनीतिक दल हो सकता हूँ ना। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप एक बार पड़ताल कराइए जो कल नहीं, जिम्मेदारी तो हमारी है। सुनिए एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है वो हमें पता है, ठीक है? आप वो मत बताइए, पहले ये बताइए चुनावी पिच में आप क्यों नहीं उतरे? अपनी भूमिका बताऊंगा, मैं अपनी भूमिका बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप उसको सुनेंगे तो ना। हाँ सुन रही हूँ ना, सुन रही हूँ। गलत है, आप इस बात को बताइए। अंदर की अगर आप बात कर रहे हैं तो नंबर 1 पर था उत्तर प्रदेश। एक एक करके आंसर दीजिए अविरल जी, एक सेकंड। मैं गलत बात है, कैसे बयानबाजी करने लगते हो? कम से कम हाँ जी, रखिए तिवारी जी, रखिए। चुनौती देता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 25 प्रश्न गलत है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल साइट पे पड़ा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 29 प्रश्नों के उत्तर 1 से अधिक हैं, कुल मिलाकर 54 प्रश्न ऐसे हैं। ये चुनौती तो आपने दे दी है, ठीक है? हमारे साथ मलिक जी जुड़े, वो चुनौती उनसे ले लेते हैं, चुनौती का आंसर भी वो दे देंगे। लेकिन इसी बीच ठीक है, आपका समय पूरा हुआ, आपके समय पे हमने पूरा, तिवारी जी आपका आंसर मिल गया है। तपन भारती हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपन जी एक चीज ये बता दीजिए, पोस्टर वॉर तो छिड़ गया है और वार पलटवार आप ये डिबेट के जरिए समझ सकते हैं किस तरह से चल रहा है। अब ये जो पोस्टर वॉर का मतलब क्या समझ सकते हैं? क्या ये डर के नाम पर वोट कारोबारी देखने को मिल सकती है? देखिए बीजेपी जो है वो अपना नारा सेट करने में और चुनाव के जो गणित है सेट करने में काफी विश्लेषण और तमाम लोगों की राय लेने के बाद बनाती है। इसे इस बात का एहसास हो गया था कि पिछले चुनाव में किन कारणों से नुकसान हुआ। हरियाणा में जैसा कि सुरेश जी ने बताया, सुरेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से आरएसएस के सहयोग मिला और वहां का बेड़ा पार हुआ और अच्छे ढंग से पार हुआ। इससे बीजेपी का हौसला बढ़ा हुआ है। बीजेपी हर हाल में यूपी के 9 सीटों के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीटें, साथ में महाराष्ट्र को भी फतह करना चाहती है। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, ये तस्वीर छठ पूजा के बाद ही साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी शिथिलता बनी हुई है, अभी मतदाताओं का रुख भी नहीं पता चल रहा है। बड़े नेता भी चाहते हैं कि छठ पूजा के बाद गति दें, उसमें जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो लगभग 9 सीटों पर जाने वाले हैं। उनमें से गाजियाबाद में भी उनका विजिट का दौरा तय हो गया है। इसका मतलब है कि बीजेपी हर हाल में चाहती है कि 9 में से मैक्सिमम सीटें उनके पास आए, ताकि इसका अगले चुनाव पर मैसेज अच्छा जाए। और आगे दिल्ली का चुनाव होना है, यूपी का भी इलेक्शन बहुत ज्यादा दिन नहीं बचेगा, तो इस तरह से एक उनकी रणनीति है। और आज जो प्रधानमंत्री ने जो बुलाया उसमें न केवल यूपी इलेक्शन की बात है, बल्कि अगला पार्टी का अध्यक्ष भी चुनना है कि किसे बनाया जाए। उस पर नड्डा जी को एक्सटेंशन मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बहुत अच्छे फिगर हैं, अच्छी एक इनकी इमेज है योगी आदित्यनाथ की, तो पार्टी अध्यक्ष का भी हो सकता है कि उनको ऑफर दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें, इसमें बीजेपी का बेनिफिट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब ये सारी बातें, क्या प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बाहर आना बड़ा मुश्किल है। एक कयास हम लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कोई एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो ओबीसी में भी अच्छा मैसेज जाए और देश की राजनीति में जाना चाहिए मैसेज। और योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा दिया है ना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की धारा को तेज किया है, बीजेपी को ऊर्जावान बनाया है। और बीजेपी ने इस बात को कहा है कि इस तरह के नारे तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी कई दशकों पूर्व आया था, जब राष्ट्रपति ने कहा था कि यदि हम बटेंगे
तो हम मारे जाएंगे या हम खत्म हो जाएंगे। उसी नारे को थोड़ा दूसरे ढंग से किया, उसके बदले में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लाया है। तो ये बात सही है कि मुस्लिम जो है अभी भी समाजवादी पार्टी का दामन पकड़े हुए है, छोड़ेगा नहीं। बीएसपी के पास जाने की संभावना नहीं के बराबर है, शून्य है। दलितों में जो सारे के सारे शिफ्ट हो गए थे समाजवादी पार्टी की ओर, जिसका फायदा अयोध्या लोकसभा चुनाव में सपा को मिला और जबरदस्त जीत मिली, बीजेपी वहां से पराजित हो गई, जबकि राम मंदिर बनाने में बीजेपी ने अहम रोल निभाया। अब ये दलित वोट को डाइवर्ट करना है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब उस डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या रणनीति है, 1 by 1 चुनाव के मैदान में दिखाई पड़ रहा है। एक नई चीज हम बार बार देख रहे हैं कि कुछ नए नारों के साथ बीजेपी आ रही है और दलित वोट को इकट्ठा करने के लिए, अपने तरफ वापस लाने के लिए पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी। यदि दलित वोट डाइवर्ट हो गया और मायावती जी का वोट बैंक थोड़ा बहुत भी शिफ्ट होता है, मैं नहीं जानता हूं कि उतना जिस तरह की उनकी पहली पकड़ थी बन पाएगी। आधा भी यदि वोट उनके तरफ शिफ्ट होता है तो बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा दिखाई पड़ेगा इस चुनाव में। और बिल्कुल, तो देखिए अब बीजेपी को कितना फायदा इस चुनाव में होगा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अविरल मलिक जी, आपका रुख करते हुए, देखिए आपने तिवारी जी को सुना था, ठीक है, उन्होंने आपको चुनौती दी, ये आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, उनका आप जवाब दीजिएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इतना सा है, एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा कि अब उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में पोस्टर वॉर तो ये छिड़ गया है, आपकी पिच भी तैयार हो गई है, क्या अब ये पिच रंग लाएगी? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है राकेश जी आपके पास आ रही तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है क्योंकि हम विकास की बात करते हैं। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, हर चुनाव में रहेगा, क्योंकि हम गरीब के लिए कार्य करते हैं। हम देश को जातिवाद में नहीं बांटते हैं। ये जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं। एक बड़ी खासियत है, एक विचित्र खासियत है इंडी गठबंधन से लेकर के शुरू होता है और आगे तक चला जाता है। गठबंधन की बात तिवारी जी आप तो ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। गठबंधन आपका क्या था ये तो दिख गया है, ठीक है। राकेश जी 1 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आज पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि पिछड़े का जो मंडल कमीशन लागू हुआ था 1990 में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बीपीएल की सरकार को काम किया था। पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये वो लोगों की मानसिकता वाले लोग हैं जो मूंछों रखने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, जो पानी इतनी बड़ी बातें राकेश जी आप करते हैं और कैसी बातें करते हैं ये तो जनता बता देगी ना, ये आपको करने की बात तो होती नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब समय की मुझे इतनी इजाजत देता, आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब लगातार अब यूपी में उपचुनाव की सियासत लगातार तेज हो रही है। पोस्टर वोट छिड़ चुका है और बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा भी अब इसमें हाथ धोती हुई नजर आ रही है। बसपा अपना वर्चस्व कायम करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 9 सीटों की जीत के लिए अब यहां पर दावा ठोक रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी जनता का बहुमत किस तरफ जाता है। फिलहाल इस खास शो रण क्षेत्र में मेरे साथ उतना ही। आप देखते रहिए लगातार सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।